नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एनपीसीएल कहते हैं, उसका कुछ प्रीवियस और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एनपीसीएल उत्तर प्रदेश नरोडा का एग्ज़ाम आने वाला है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो, जो लेंजेस लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के मुताबिक होता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स के मुताबिक होता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक होता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक होता है। तो इसका आंसर होगा, जो लेंजेस लॉ होता है वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग इन इट, द फ्लक्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अनदर सर्किट। देखो, मान लो ये एक सर्किट है और ये और एक सर्किट है। अगर हम इस सर्किट में करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसके साथ साथ ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। अगर इस सर्किट में करंट फ्लो करने के बाद यहाँ से फ्लक्स कट होकर किसी दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ईएमएफ भी प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उसको हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, या ईडी करंट लॉस कहेंगे, या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहेंगे। तो देखो, जब हम किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फ्लक्स डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। देखो, जो फ्लक्स डेंसिटी होता है उसको हमें चार ऑप्शन में से किस में एक्सप्रेस करते हैं? वेबर पर यूनिट एरिया में एक्सप्रेस करते हैं, या वेबर मीटर करते हैं, या एम्पियर पर वेबर, या एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब फ्लक्स डेंसिटी होता है उसको हम वेबर पर यूनिट एरिया में एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मान लो ये हमारा एक यूनिट एरिया है, इसमें जितना फ्लक्स, ये जो फ्लक्स पास करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो इसीलिए जब फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। और जो यूनिट एरिया में क्रॉस कर रहा है इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? मीटर स्क्वायर कहेंगे। तो ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द टर्म्ड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। देखो, किसी भी एक एरिया के थ्रू अगर कुछ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसको हम वोल्टेज कहेंगे, या ईएमएफ कहेंगे, या मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। तो इसका आंसर होगा, अगर किसी भी यूनिट एरिया के थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू। देखो, जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बाई डी, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये हमारा किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल होता है। देखो, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंडक्टेंस, इधर इंडक्टेंस भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अप्लाइड करंट में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अप्लाइड वोल्टेज, ये होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी भी, ये होता है उसका फॉर्मूला। चार्ज जो होता है, चार्ज स्टोर, तो ये जो Q चार्ज होता है ये हमारा वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला भी याद रखो। क्यू होता है चार्ज स्टोरिंग चार्ज, सी होता है कैपेसिटेंस, भी होता है वोल्टेज। तो चार्ज और वोल्टेज दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑब्टेन ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी। देखो, जब हमें हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जरूरत होता है, नेसेसिटी होता है, तो उस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका परमिटिविटी लो होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए, या हाई होना चाहिए, या यूनिटी होना चाहिए।
तो इसका आंसर होगा जब हमें हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस की जरूरत होता है उस कंडीशन में जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका परमिटिविटी हाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाई डी, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो ये जो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ये होता है परमिटिविटी। तो इसका वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ कैपेसिटर। देखो इधर चार एक्शन है, इनमें से कौन सा एक्शन कैपेसिटर के थ्रू होता है। कैपेसिटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, या अपोज करता है चेंजेस इन करंट फ्लो, या नॉन ऑफ द एबव। तो देखो जो कैपेसिटर होता है वो एसी को तो डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, ये जो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो हम नॉर्मली हम जानते हैं जो बैटरी होता है वो चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैपेसिटेंस कितना है 0.05 माइक्रोफैराड। देखो 0.05 माइक्रोफैराड इक्वल टू कितना होगा। हम सब जानते हैं माइक्रो मीन्स क्या है 10⁻⁻⁶। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 0.05 माइक्रो के बदले हम 10⁻⁶ लिखेंगे और फैराड के लिए फैराड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डेल्टा कनेक्शन लाइन करंट इज डैश टाइम ऑफ द फेज करंट। देखो जो डेल्टा एक होता है डेल्टा कनेक्शन, दूसरा होता है स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और वोल्टेज करंट के बीच में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो लाइन करंट इज इक्वल टू होता है √3 इंटू फेज करंट होता है, ये होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन में। तो देखो √3 का वैल्यू कितना है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कनेक्टिंग कैपेसिटर इन ए सर्किट केयर शुड बी टेकन अबाउट करेक्ट पोलैरिटी फॉर व्हिच टाइप ऑफ कैपेसिटर। देखो इधर है सेरामिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है और पेपर कैपेसिटर है। इनमें से कौन सा कैपेसिटर में शॉर्ट में बोलो तो पोलैरिटी टेस्ट मीन्स पोलैरिटी होता है। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, इसको किसी भी सर्किट में कनेक्शन करने से पहले इसका पोलैरिटी को करेक्ट पोलैरिटी में कनेक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट कॉरेस्पॉन्डेंस टू डैश इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो जैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें कौन होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो इसका आंसर होगा जैसे कि मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम इज प्रीफर्ड एज कम्पेयर टू सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम ड्यू टू। देखो हम जब क्या करते हैं ना सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम से ज़्यादा प्रीफर हम क्यों देते हैं 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम को। सिंगल फेज सिस्टम से 3 फेज सिस्टम को हम ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है 3 फेज सिस्टम में, या स्मॉल नंबर ऑफ कनेक्शन रहता है एसी सिस्टम में 3 फेज एसी सिस्टम में, या स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप रहता है, या लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग रहता है। तो इसका आंसर होगा जो 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम होता है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं ना सिंगल फेज एसी सप्लाई नहीं करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 फेज एसी सप्लाई का एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द BH कर्व ऑफ डैश विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो जो BH कर्व होता है जिसको हम हिस्टेरिसिस लूप भी कहते हैं, कुछ ऐसा ही रहता है, इधर से जाता है इधर आकर इधर आता है, इधर ये वाला हमारा BH कर्व होता है, थोड़ा ऐसा रहता है। तो एयर सॉफ्ट आयरन हार्डन स्टील और सिलिकॉन स्टील, इनमें से किसका अगर हम BH कर्व प्लॉटिंग करेंगे
ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन किसका होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो AR होता है उसका अगर हम BH कर्व प्लॉट कर मीन्स ड्रॉ करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही रहेगा, कुछ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, परमेबिलिटी इज द फेनोमेनन ऑफ डैश व्हिच इज डिपेंड अपॉन द सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। देखो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, परमेबिलिटी होता है। चाहे वो हमारा मैग्नेटिज्म होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, दोनों में क्या होता है, ये परमेबिलिटी होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द फील्ड ड्यू टू। देखो जो गॉस लॉ होता है वो कौन सी मीन्स ये चार ऑप्शन में से किस पर हम इसको एप्लीकेबल डिटरमाइन करते हैं। फिनिट लाइन चार्ज के लिए गॉस लॉ का एप्लीकेबल होता है, या फिनिट चार्ज प्लेन सेट के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है, या पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर होगा जो गॉस लॉ होता है वो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और अगर यूनिफॉर्म चार्ज होता है उस कंडीशन में भी गॉस लॉ अप्लाई होता है, लेकिन इधर ऑप्शन में पॉइंट चार्ज है तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एन इंडक्टेंस ऑफ 1 मिली हेनरी। तो 1 मिली हेनरी इक्वल टू क्या होगा, हम सब जानते हैं मिली मीन्स क्या होता है, 10⁻³ होता है। तो देखो ये जो ऑप्शन नंबर ए है 0.001 हेनरी है, ये होता है 10⁻³ हेनरी। तो इसीलिए ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 60 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू है इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन 30 सेकेंड, द करंट इन द कंडक्टर क्या होगा। तो चार्जेस कितना है, देखो चार्जेस Q इज इक्वल टू कितना है 60 कूलम, और टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो करंट क्या होगा, देखो Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है IT, तो I इक्वल टू करंट इक्वल टू क्या होगा Q डिवाइड बाई T। Q कितना है 60, टाइम कितना है 30, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।